हाँ, चलो एक सेशन और हो जाए। इससे पहले के सेशन में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, आई होप सो सारे क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने डाउट्स पूछे नहीं है। दो ही इंडिकेशन हो सकता है, या तो सारी चीजें दिमाग में घुस रही है, या तो सब चीजें ऊपर से है। आई होप सो सब लोग पहले कैटेगरी में हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे मेरी बात चल रही थी कंट्रोल, है ना। लाइफ में कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा मेरा मूड नहीं बढ़ रहा पढ़ने का, कंट्रोल मैन कंट्रोल। पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, मुझे भी उतना ही मजा आता है। ठीक है चलो ऊपर देखो। अच्छा बाय द वे प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था वो कंट्रोल बेस्ड था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सर, चैप्टर का नाम क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में ही रिस्क एंड कंट्रोल ऐसे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिस्क हम लोग पढ़ चुके हैं, रिस्क के स्ट्रेटेजीज भी पढ़ चुके हैं, T5 स्ट्रेटेजी। अब बात कर रहे हैं वो रिस्क को कैसे मैनेज करना, तो बात आ जाएगी कंट्रोल। तो क्वाइट ऑब्वियसली रिस्क को मैनेज करने के लिए लाइफ में कंट्रोल लगता है। अब ऊपर देखो, कंट्रोल्स को हम लोग अलग अलग एंगल से चेकआउट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है भाई, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं है। कंट्रोल कोई भी एंगल से पढ़ लो, कंट्रोल कंट्रोल ही होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे आईटी टर्म्स में अगर आप मुझे कहोगे तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड सेकंड आईटी बेस्ड कंट्रोल होता है। तो आईटी बेस्ड कंट्रोल के दो कैटेगरीज जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तो होता है बेसिक कंट्रोल एंड नंबर 2 एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ये तो हो गया। अब इसी कंट्रोल को उन्होंने एक नाम और दे दिया, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू सा 315। यस, ऑलरेडी ऑडिट में अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं हूं ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए, है ना। तो 7315 ये अगर मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 7315 विच इज बेस्ड, और जो कि हमारे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है, और वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हमें यही एस्पेक्ट चेकआउट करना है, यही एंगल चेकआउट करना है कि 7315 का इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो सर ऑडिट का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों लेके आए, दिमाग मत लगाओ, जो आ रहा है पढ़ते जाओ। ठीक है चलो फाइन। अच्छा बाय द वे अभी ये लेवल पे पढ़ना है, अगले लेवल पे तो ये सब्जेक्ट भी नहीं है, तो जितना जी भर के पढ़ना है बच्चों यहीं पे पढ़ लो। ठीक है चलो देखिए, तो मॉड्यूल आपके सामने है, मैं हूँ फिलहाल पेज नंबर 1.31 ऊपर देखो। 1.31 पे हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट किया था वो इंडिकेटर्स से। सर ये पॉजिटिव इंडिकेटर से या नेगेटिव इंडिकेटर से? सर ये लेफ्ट इंडिकेटर या राइट इंडिकेटर? ये बकवास ना रे, ये पॉजिटिव इंडिकेटर से। काय के पॉजिटिव इंडिकेटर से? ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। ओके चलो डन। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ू। चलो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1.5.4 पे चले जाना। वहां पे फ्रेमवर्क ऑफ आईटी कंट्रोल एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये अब ये सा बेस्ड जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। सा 315 जो कि डील करता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। चलो देखिए, हाँ सर बहुत टेक्निकल है, टेक्निकल क्वेश्चन ही है भाई, सब इजी गोइंग है। बस ऐसा है ना, कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है ये जल्दी समझ में नहीं आता। तो फिलहाल इतना समझ के चलो कि हम लोग रिस्क एंड कंट्रोल की बात करें। कंट्रोल में 3 अलग अलग एंगल से ये एस्पेक्ट को चेकआउट कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे रिपीटेशन भी होता है, कहाँ रिपीटेशन है मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल तभी फोकस करो। चलो सेशन शुरू कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 1.5 चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 1.5.4। चलो देखो, 7315 डिफाइंस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज हाई। अब ये कंट्रोल की डेफिनेशन दे रहा है, इंटरनल कंट्रोल एज डिफाइंड बाय 7315। चेक करो डेफिनेशन, लर्न होती क्या, चेक करो। The process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective regarding reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of asset and the compliance with applicable laws and regulation. सर समझाओ, मैं नहीं समझाने वाला, डेफिनेशन इजी है, आपको रट्टा मारना है। रट्टा मार पाए तो वेल एंड गुड। आई चैलेंज बॉयज से किसी को रट्टा मारने नहीं जाता, ठीक है। तो एटलीस्ट एग्जाम में एक स्टैंडर्ड सेंटेंस मार देना कि इंटरनल कंट्रोल हैज बीन डिफाइंड एज पर 7315 एज सो एंड सो। ठीक है चलो आगे बढ़ो। यस, अब यहाँ पे नीचे में एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिला क्या तुम्हें? अब सुनो ऊपर देखो, अभी जो मैंने डेफिनेशन ऊपर पढ़ा ना उसी का ये समरी पैटर्न इन्होंने नीचे दिया है। ओके, थोड़ा सा सही तरीके से दिया है, ढंग से दिया है तो समझ में आता है। ठीक है, तो ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ा उसी का एक एट अ ग्लांस उन्होंने नीचे प्रोवाइड किया 4 बुलेट्स में। चलो चेक करो, देखो। An internal control system facilitates the effectiveness and efficiency of operation.
Number two, it helps to ensure the reliability of internal and external financial reporting. And तीसरा, it assists compliance with applicable laws and regulation. And last one, it helps to safeguard the asset of the entity. Done. अब जो ये चार एस्पेक्ट मैंने पढ़े ना, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करो, पहले करो तो से इंपॉर्टेंट है ना. एंड इसके ऊपर लिख देना, इसके ऊपर लिख देना, ये मेरे ख्याल से यूजेस है इंटरनल कंट्रोल के, या बेनिफिट्स भी बोल सकते हो इंटरनल कंट्रोल के, एज डिफाइंड बाय सा 315. तो सर मैंने वहां पे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा. सर मैंने अगर ये फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल करके लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा. पर्पस सर्व्ड बाय इंटरनल कंट्रोल लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा. जो भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 4 बुलेट से पॉइंट दिए, 4 मार्क लिए, सुपर क्लासिक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चलो ओके. तो देखो वहां पे मैंने सर, मुझे कैसे पता चला कि सर ये लिखना है मुझे, तो वहां पे ढोकलो आएगा एग्जाम में. क्वेश्चन जब आएगा ना तो 7315 का रेफरेंस आएगा. अगर 7315 का रेफरेंस आया तो थोड़ा तो क्लिक हो ही जाएगा कि वहां पे क्या लिखना है. ठीक है, तो ओवरऑल इसके 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, 4 पर्पस है. नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन. नंबर 2, इट हेल्प्स टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यस, वेरी गुड. एंड तीसरा, इट असिस्ट compliance with applicable laws and regulation. And last objective है, it helps in safeguarding the asset of the entity. याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखना. ठीक है, तो 315 का ये पहला एग्जाम क्वेश्चन हो गया. ओके, आगे बढ़ो. अब सुनो, मैंने बोला था लाइफ में रिपीटेशन बहुत है, एंड आईसीआई के मॉड्यूल में ऑलमोस्ट रिपीटेशन होता है ना. अगर ईआरएम का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, ईआरएम बॉयज सोच रहे हैं व्हाट डू मीन बाय ईआरएम. इट इज ऑल अबाउट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ओके, तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में मैंने कुछ कंपोनेंट्स कवर किए थे, याद आते हैं क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग बेस्ड ऑन अबव स्टडी, ये कॉन्सेप्ट था. तीसरा था वहां पे इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट था, वहां पे कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन था, एंड लास्ट में मॉनिटरिंग था. याद आया? सर नहीं याद आ रहा तो आप जाओ सीधा पेज नंबर, मैं बता रहा हूं आपको, अभी आप हो पेज नंबर 1.32. वहां से अगर आप चले जाओगे पेज नंबर, यस पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर है आपका 1.36 पे चले जाओ. गए वहां पे? तो पेज नंबर 1.36 पे वहां पे उन्होंने कंपोनेंट्स दिए, ईआरएम के कंपोनेंट्स है, मिला के ढोक लो. पहला आ जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट, जो मैंने मॉडिफाई करके दिया था, स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग बेस्ड ऑन अबव स्टडी. तीसरा आ गया आपका इवेंट आइडेंटिफिकेशन, चौथा रिस्क असेसमेंट, एंड पांचवा आ गया आपका कंट्रोल एक्टिविटीज. मिला? सर यहाँ पे क्यों लेके आया मेरे को? अरे भाई सुनो तो सही, ये पढ़ लिया, अब चले जाओ. अब फिर से हम लोग जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर सा 315 ऐसा लिखा वहां पे, पेज नंबर 1.32. मिला? मैं तो पहुंच गया, तुम लोग पहुंच गया. हाँ, अब सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट है, द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल एज दे रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आर एक्सप्लेन्ड बिलो. अब इनका कहना है कि इंटरनल कंट्रोल के भी कुछ कंपोनेंट्स है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स. ऊपर देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा हेडिंग लिख देना, ये कंपोनेंट्स किसने डिफाइन किए. सुनो, जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, अभी तो डायरेक्ट टैक्स में भी ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं. उसी तरीके से आईटी एक्ट में भी कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है, जैसे हिप्पा है, और भी 2-3 स्टैंडर्ड्स है, हिप्पा है एंड कोसो है, बहुत सारा है. लेकिन आपके लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये आपको एक एडवांटेज है. लेकिन ये जितने भी स्टैंडर्ड है उसमें से एक स्टैंडर्ड है कोसो, COSO, कोसो है ना. तो ये जो कोसो स्टैंडर्ड है, इन्होंने ये पर्टिकुलर 5 कंपोनेंट्स या ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं, किसके? इंटरनल कंट्रोल के. ओके, तो एज पर कोसो स्टैंडर्ड आप लिख सकते हो वहां पे. कोसो सब फुल फॉर्म एक बार सुन लो पहले, फिर बाद में लिखना. कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑफ, कमिटी का CO, तो C और O स्मॉल में, को एंड सो का कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग का S, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन O
ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो एज पर कोसो स्टैंडर्ड वहां पे लिख लो, अगर लिखना हो तो लिख लो, एज पर कोसो स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल हैज 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। सर ये आप फेक रहे हो क्या, बकवास न करे, डीसा किया है मैंने कंप्लीट, है ना, फेक नहीं रहा हूँ। एंड फाइनल में सेम कॉन्सेप्ट है एंड वहां पे उन्होंने हेडिंग भी दिया है, कोसो का डिस्कशन भी आया है। आपके लेवल पे ये कोसो का डिस्कशन नहीं ले रहा है, यहाँ पे यही पर्टिकुलर कंपोनेंट 315 ने भी कवर अप किया है। तो अगर आपको एग्जाम में इंप्रेशन मारना है तो वहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एज पर कोसो स्टैंडर्ड द 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर एस फॉलो। ओके चलो देखिए, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स ये ढूंढ लो, 5 ही है ना, यस 5 ही है ना। अच्छा बाय द वे रिपीटेशन चेक करो, है ना। अच्छा इसके 5 इंटरनल कंट्रोल, देखो ईआरएम भी क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, इट इज नथिंग बट कंट्रोल ओनली। तो उसके जो कंपोनेंट्स है सेम कंपोनेंट्स इसके भी है। पहला देखो उसमें हाय, पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, वहां पे भी था क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट, हाँ था ना। रिस्क असेसमेंट, वहां था क्या रिस्क असेसमेंट, हाँ था ना। इसके नीचे कंट्रोल एक्टिविटीज, वहां पे भी था कंट्रोल एक्टिविटीज। इसके नीचे है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वहां पे भी ईआरएम में था। एंड लास्ट में मॉनिटरिंग होगा, हाय मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल ईआरएम में भी था। इसका मतलब सर वहां जो टोटल 8 कंपोनेंट्स है, वहां टोटल 8 कंपोनेंट्स है ईआरएम में। एज पर सा इन्होंने इंटरनल कंट्रोल के 5 ही कंपोनेंट्स डिफाइन किए। ओके तो अभी आपके एंड पे क्या रहेगा, एज अ होमवर्क आपको ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ओके सर अगर मैंने वहीं के जो टोटल 8 कंपोनेंट्स है उसी में से जो 5 कंपोनेंट्स जो यहाँ अप्लाई होते हैं एंड वही कंटेंट वहां पे लिख दिया तो चलेगा क्या, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। मेरा सिर्फ टास्क इतना है कि आपको गाइड करना, रास्ता दिखाना। एक मिनट सुनो, ढोक लो, मैं भगा नहीं रहा हूँ, पॉइंट सिर्फ इतना ही कि इसमें पढ़ाने ऐसा कुछ नहीं, रिपीटेशन है। तो ऑलरेडी मैं टोटल 8 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ पहले ईआरएम में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से रिपीटेशन है, इसलिए मैं इसे सिर्फ आपके एंड पे ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एंड पे आप इसे पढ़ के कंप्लीट कर लो। अगर आप चाहो तो ईआरएम के ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एग्जाम में पुटअप कर सकते हो। सिर्फ फंडा इतना ही था कि आपको मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया, ये जो 5 कंपोनेंट्स ये किसने डिफाइन किया, दिस हैज बीन डिफाइंड बाय कोसो स्टैंडर्ड, कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके चलो डन। तो 1 मिनट थामो। इसके पहले जब मैंने कंट्रोल प्रीवियस सेशन में कंट्रोल कॉन्सेप्ट दिया था तो कंट्रोल के ऊपर हम लोगों ने आईटी बेस्ड कंट्रोल पढ़ा था। आईटी बेस्ड कंट्रोल के 2 कैटेगरीज थे, एक तो जीसी था जनरल कंट्रोल, नंबर 2 एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो कंट्रोल की कैटेगरी में सिर्फ एक ही एग्जाम क्वेश्चन था, वो की इंडिकेटर्स, ओके पॉजिटिव इंडिकेटर। उसी तरीके से आईटी इंटरनल कंट्रोल एस पर 315, इसमें भी सिर्फ एक ही एग्जाम क्वेश्चन है जो आपको रट्टा मारना है। एक तो ये थे ही, इसमें 5 हेडिंग्स लर्न कर लेना कौन कौन से, एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, इसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी, इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ये 5 हेडिंग याद रखना, बस इतना ही, है ना। कंटेंट ओन वर्ड में लिखा तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ो, जो एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं, ये है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल से एडवांटेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिमिटेशन के ऊपर फोकस करना है। ओके तो अभी फिलहाल यहाँ पे कितने पॉइंट्स है वो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। मेरे इसमें तो 5 लिमिटेशंस दिख रहे हैं, आपके इसमें 5 ही क्या, चलो वेरी गुड, है ना। चलो बढ़ो, मैं आ गया, यस आगे बढ़ रहा हूँ। सुनो, हाँ टोटल 5 एस्पेक्ट है, बैक टू बैक कवर करेंगे एंड अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे पूछोगे। ओके चलो देखो, इजी है, हेडिंग साइड में लिखते जाना, लास्ट में हम लोग रिकॉल करके देखेंगे। यस देखो, हाँ या कहाँ से पढ़ूं मैं, शुरुआत से पढ़ूं, चलो शुरुआत से पढ़ रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल नो मैटर्स हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विथ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस अबाउट अचीविंग द एंटिटीज ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। अरे क्वाइट ऑब्वियस है ना, जो भी अब हम लोग ऑडिट में 100 टाइम्स पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता, देयर इज ऑलवेज एन रीजनेबल एश्योरेंस। ओके तो सेम वे से यहाँ पे भी है। आगे देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस सच एज, है ना। अब इंटरनल कंट्रोल के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब बाय डिफॉल्ट होते हैं, इसे आप ओवरकम नहीं कर सकते। ओके ओवरऑल कितने पॉइंट्स है, ढूंढ लो 5 है। चलो कीवर्ड्स हाय जरा सी गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर द टेक्निकल ब्रेक, है ना। सो कंटिन्यू करते हैं।
ये पर्टिकुलर सेशन का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये पर्टिकुलर सेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फोकस करो, सिर्फ 2 मिनट का सेशन है और बचा। चलो देखो, सो मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्वाइट ऑब्वियस हर एक एस्पेक्ट के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसी तरीके से इंटरनल कंट्रोल का भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो ओवरऑल 5 इनहेरेंट लिमिटेशन हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहला जो एस्पेक्ट था कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड। तो फंडा ये है कि यूजुअली मैनेजमेंट तैयार नहीं है ज्यादा खर्चा करने के लिए। उनका कहना है कि अगर बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें उतना बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। तो क्वाइट ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट के चक्कर में वो अपने इंटरनल कंट्रोल को ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। तो दैट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन, और इसी की वजह से इंटरनल कंट्रोल भी इतना इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाता है। तो पॉइंट ये है, कॉस्ट बेनिफिट को बैलेंस करने के पीछे कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं। तो मैनेजमेंट आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर ऑन इंटरनल कंट्रोल एज उतना रिटर्न उससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो तो पहले इसमें कॉस्ट बेनिफिट लिख लो, वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एस्पेक्ट। ओके, तो पहला हो गया। नंबर 2, द फैक्ट दैट मोस्ट इंटरनल कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर। अब सुनो, जब इंटरनल कंट्रोल मैं डिजाइन करता हूं तो मैं ये सोच के रहता हूं कि इस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन यूजुअली होने वाले हैं, उसी के रिलेशन में मैं कंट्रोल्स भी बिल्टअप करता हूं। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होता है, तो इंटरनल कंट्रोल उसे टैकल नहीं कर पाता, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखो, जो चीजें तुम्हें पता है उसी के रिलेशन में इंटरनल कंट्रोल बनेगा। अरे जो रिस्क तुम्हें पता है उसी के रिलेशन में कंट्रोल बनता है। जो रिस्क तुम्हें नहीं पता उसके बारे में तुम लोग क्वाइट ऑब्वियसली प्लान भी नहीं करता। एंड इसीलिए अगर ऐसा कोई रिस्क होता है या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसके बारे में आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको नुकसानी होगी। तो यहाँ पे भी यही सबसे बड़ा लूपहोल है कि इंटरनल कंट्रोल ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को टैकल नहीं कर पाता। देखो इसमें लिखा है, सो साइड में क्या लिख रहे हो, वहां पे क्या लिखोगे, लिख दो वहां पे ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर, है ना। सेकेंड पॉइंट के साइड में, पहले के साइड में क्या लिखा तुम लोगों ने, पहले में लिख दो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर कॉस्ट बेनिफिट, ये इतना लिखा तो भी चलेगा। नंबर 2 के साइड में लिख दोगे आप वहां पे अनेबल टू टैकल transaction of unusual nature, unable to tackle transaction of unusual nature. तीसरा, the possibility of circumvention of internal control through collusion with employees or with parties outside the entity. अब यहाँ पे फंडा ये है कि जो घर के मेंबर्स है, जो यूजुअली ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज कुछ इंटरनल कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है जो फॉलो कर रहा है उससे लगता है कि यार मैं ही बेवकूफ हूँ जो ये इंटरनल कंट्रोल को फॉलो कर रहा हूँ, बाकी लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या था, दैट क्रिएट्स अ कोलिजन अमंग द एम्प्लॉइज। एंड अगर एम्प्लॉइज में कोलिजन होगा, एम्प्लॉइज में कंफ्यूजन होगा, कुछ एम्प्लॉइज मान रहे, कुछ लोग एम्प्लॉइज इसे फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे कोलिजन अमंग एम्प्लॉइज ये साइड में लिख देना। कितने पॉइंट्स होते हैं, 3। पहले में था आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नंबर 2 में था आपका डिफिकल्टी टू टैकल विद अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, एंड तीसरे में था आपका ये क्या कहते हैं, कोलिजन अमंग एम्प्लॉइज। कितने हुए, 3। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। चौथा, द पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल कुड एब्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग एन इंटरनल कंट्रोल। रूल्स मैं ही बना रहा हूं तो क्वाइट ऑब्वियसली तोड़ने के राइट्स भी मेरे पास ही है। अरे सही है ना, रूल्स मैंने डेवलप किया है तो चांसेस या प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मैं ही उसे तोड़ने की कोशिश भी करूंगा। तो अगर ये एस्पेक्ट वहां पे इन्वॉल्व है या ये एस्पेक्ट रहता है तो इससे इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस डिक्लाइन होगा। रूल्स भी मैं ही बनाऊंगा एंड रूल्स भी मैं ही तोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं करेगा। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, मैनेजमेंट के ही लोग इसे तोड़ते हैं, इसी की वजह से इंटरनल कंट्रोल इतना इनइफेक्टिव होता है। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो साइड में क्या लिखना है सर, साइड में क्या लिखोगे, पर्सन रिस्पॉन्सिबल एब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्यूज ऑफ हाँ चलेगा ना, एब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा तो भी चलेगा, है ना। सो
डन। यहाँ पे कितना पॉइंट्स होता है, 4। पहले के साइड में लिखा था कॉस्ट बेनिफिट, नंबर 2 के साइड में लिख दिया आप लोगों ने ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर, तीसरे में लिखा है आप लोगों ने वहां पे कोलिजन अमंग एम्प्लॉइज, एंड लास्ट सेकंड में लिखा है एब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट साइड में लिख दो, है ना। मैनेजमेंट के लोग ही वहां पे फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन करने में इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट में मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो की पर्सन है वही ट्रांजेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल वहां पे इनइफेक्टिव होगा। तो लास्ट में लिख देना मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। ओके, तो ओवरऑल 5 पॉइंट्स हो रहे, 5 पॉइंट्स ऊपर देखो। पहला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नंबर 1, नंबर 2 डिफिकल्टी टू ट्रैकल ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर, 2। ओके, तीसरा क्या था, कोलिजन अमंग एम्प्लॉइज, चौथा एब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड 5वां था यस मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। तो ये 5 हेडिंग्स लिखना एंड आगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ओवर एंड आउट। अब सुनो ऊपर देखो, कंट्रोल्स में हम लोगों ने 3 बैक टू बैक कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में 2 एग्जाम क्वेश्चन है, एक तो बेनिफिट्स था एंड नंबर 2 कंपोनेंट्स है। इसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट पे गया था कंट्रोल्स में आईटी बेस्ड कंट्रोल होते हैं। आईटी बेस्ड कंट्रोल में सिर्फ एक ही एग्जाम क्वेश्चन है, वो है आपके इंडिकेटर्स। तो ये लर्न करना है। हो गए कितने, 3 क्वेश्चन हो गए, ईआरएम में 2 हो गए, आईटी बेस्ड कंट्रोल में एक इंडिकेटर्स है। ओके, इसके आगे में गया तो वहां पे सा बेस था, तो सा 315 के हिसाब से वहां पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। तो वहां पे एज पर कोस्टल स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो आपको लर्न करना है। एंड इसके बाद ये वाला लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसका मतलब सा बेस में भी 2 एग्जाम क्वेश्चन है, ईआरएम में भी 2 एग्जाम क्वेश्चन है, एंड आईटी बेस्ड कंट्रोल में सिर्फ वो इंडिकेटर्स वाला जो था ना, पॉजिटिव इंडिकेटर्स, बस वो। तो टोटल 5 एग्जाम क्वेश्चन है, इतना रट्टा मार लो, ये एस्पेक्ट ओवर एंड आउट। ओके, चलो, तो आई होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़े। क्वाइट ऑब्वियस से कंट्रोल की बात कर रहा, तो घुमा फिरा के वही पॉइंट्स आने वाले हैं, तो इतना टेंशन लेने का नहीं। अगर दिमाग का दही हो रहा है तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि रिस्क तो पार्ट हो गया है, कंट्रोल्स में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ईआरएम में 2 है, इंटरनल कंट्रोल बेस्ड ऑन सा, इसमें 2 एग्जाम क्वेश्चंस है, एंड आपका जो पर्टिकुलर कौन सा था आईटी बेस्ड कंट्रोल्स में जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, बस वो एक लर्न करना। तो टोटल 5 क्वेश्चन लर्न कर लो, मतलब ये दो पर्टिकुलर सेशन का मेरा जो मेन क्रक्स था वो ओवर एंड आउट। ओके, sayonara and have a great day and sorry for this technical issue. Okay, so thank you, bye bye.